हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रफ़ीक। अभी फ़िलहाल हम जानते हैं कि बारिशों का मानसून सीज़न ये चल रहा है। मानसून बारिश तो वैसे काफ़ी ज़रूरी है हमारे लिए, लेकिन इसके फ़ायदों के साथ-साथ ये कुछ बीमारियों को भी अपने साथ में लेके आती है। तो आज मैं इस वीडियो क्लिप में एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो बारिश के मानसून के सीज़न में आमतौर पे देखी जाती है। जिसका नाम है डेंगू डेंगू इन्फेक्शन, डेंगू फीवर। सबसे पहले तो हमें ये बताइए डॉक्टर साहब जी, ये डेंगू बीमारी असल में क्या होती है? ये डेंगू बीमारी, डेंगू इन्फेक्शन या डेंगू बीमारी ये एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि मानसून सीज़न में होता है। और इसमें हाई ग्रेड फीवर, सर का दर्द, वॉमिटिंग, उल्टी, पेट में दर्द, स्किन पर रैशेस, जॉइंट्स में, सर में दर्द, ये सब अलामतें होती हैं। बेसिकली ये वायरल इन्फेक्शन है। ये बीमारी इंसानों में कैसे लगती है सर? इसका जो बेसिकली ये जो इन्फेक्शन है, इसका जो वेक्टर है वो मच्छर या मॉस्किटो होता है। ये वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है। वेक्टर मच्छर के ज़रिए, मच्छर के काटने पर ये इंसानों के शरीर में आ जाती है। ये जो मच्छर जो बीमारी को जो ट्रांसफ़र करता है, उस मच्छर का नाम है एडिस एजिप्टी। और ये मादा मच्छर एडिस एजिप्टी का अर्ली मॉर्निंग या अर्ली इवनिंग, तुलु आफ्ताब और गुरु आफ्ताब के टाइम पे ये डसता है इंसानों को। और ये क्लियर वाटर पर साफ पानी जो जमा हुआ रहता है उस पर पलता है, जो कि इंसानों से करीब रहता है। और ज़्यादा करके ये इंसानों का ही खून चूसता है। ये बाकी दूसरे जानवरों को ये नहीं काटता, मतलब ये ह्यूमंस पे ही ये सर्वाइव करता है। ख़ास बात यह है कि ये एक बार ये मच्छर अगर ये इसके जिस्म में वायरस अगर इसके मच्छर के जिस्म में आ जाए तो ये उम्र भर ये इन्फेक्टेड मच्छर रहता है। उसको इस वायरस से कुछ प्रॉब्लम मच्छर को नहीं होता। ये ख़ास बात है, मतलब कोई मच्छर उसको टॉलरेट कर सकता है, लेकिन ये जब भी मच्छर किसी इंसान को बाइट करेगा तो ये इन्फेक्शन उसको ट्रांसफ़र कर देगा। तो ये मॉस्किटो बॉर्न डिजीज़ है। इसके अलावा ये मेन रूट ऑफ ट्रांसमिशन है। दूसरे जो रूट ऑफ ट्रांसमिशन है जिससे ये बीमारी इंसानों में आ सकती है वो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन या वर्टिकल ट्रांसमिशन, जिससे हम कहेंगे माँ को अगर डेंगू है तो उसको, अगर वो हामिला है, गर्भवती है, तो उसके बच्चों में भी वो इन्फेक्शन आ सकता है, पेट के बच्चे में आ सकता है। और यौन संबंध या सेक्सुअली भी ट्रांसमिशन इसका लिटरेचर में बताया गया है। तो ये इस तरीके से ये बीमारी इंसानों को लग सकती है। क्या ये बीमारी दुनिया भर के लिए बड़ी समस्या है? हाँ, ये एक्चुअली जब दूसरा आलमी आलमी युद्ध हुआ, वर्ल्ड वॉर टू, विश्व युद्ध दूसरा जब हुआ, उसके बाद में ये बीमारी काफ़ी पैमाने पर 125 से ज़्यादा, 120 से ज़्यादा मुल्कों में देखी गई। ये बहुत बड़ी समस्या है। ख़ास तौर पे ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ जैसे कि इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा, इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, ये ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में ये बीमारी काफ़ी तादाद में, काफ़ी रेट ऑफ इन्फेक्शन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। तो ये ग्लोबल लेवल पर, ये कि दुनिया के आलमी लेवल पर एक बहुत बड़ी समस्या है। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने काफ़ी कैंपेन्स किए हैं, काफ़ी चलाते हुए आ रहे हैं कि इसको कैसे काबू में किया जाए, कैसे कंट्रोल में किया जाए। तो ये सब चीज़ें हैं, इसके अवेयरनेस के कैंपेन्स वगैरह वो लेते रहते हैं। वो सब हम इसके हर मुल्क को, गवर्नमेंट को WHO से ऑर्डर्स वगैरह देते रहते हैं, WHO के नुमाइंदे। अगर ये डेंगू इन्फेक्शन किसी को लग जाए तो उसकी प्रोग्नोसिस क्या है?
डेंगू इन्फेक्शन अगर किसी को अनफॉर्चुनेटली लगता है तो डरने की, घबराने की कोई बात नहीं है। 80% लोगों में ये मामूली यानी असिम्प्टोमेटिक या हल्के नेचर का होता है, हल्का सा बुखार आता है और ओपीडी बेसिस पर यानी कि घर पर ही इसका इलाज हो सकता है। बाकी के 15% लोगों में पेशेंट्स को कुछ अलामतें ऐसी होती हैं कि उन्हें एडमिट करना पड़ सकता है और अच्छे से उसमें रिकवरी हो जाती है। सिर्फ 5% लोग ऐसे होते हैं जो क्रिटिकल या सीरियस होते हैं, उन्हें आईसीसीयू में एडमिट करना पड़ सकता है। और इसकी प्रोग्नोसिस वैसे उसमें से भी 2.5% इसका डेथ रेट है। मतलब आउट ऑफ 100 लोगों को अगर ये बीमारी होती है तो सिर्फ 2.5 लोगों का इसमें मृत्यु हो सकता है अगर इलाज बराबर से न किया जाए तो। इलाज अगर अच्छे से किया जाए तो उसमें से भी और बच सकते हैं लोग, ये है। और इसके अलावा हम देखेंगे ज़्यादा करके ये जो प्रॉब्लम आता है ये छोटे बच्चों में और जो उम्र जिनकी बहुत ज़्यादा रहती है उनमें पाया जाता है। डेथ रेट अराउंड 1.25 कह सकते हैं। तो ये इसकी प्रोग्नोसिस बताई मैंने। इस बीमारी के लक्षण या इसके अलामतें क्या है? बात करते हैं इसके साइंस एंड सिम्टम्स यानी कि अलामतें, निशानियाँ जो होती हैं इस बीमारी के लगने के बाद। ख़ास तौर पे अचानक तेज़ बुखार का आना, साथ में शदीद सर में दर्द और मतली उल्टी का होना, पेट में दर्द, ये सिम्टम्स इनिशियली पेशेंट में आते हैं। इसके पूरे लक्षणों को हम 3 चरणों में या 3 मरहलों में तकसीम डिवाइड कर सकते हैं। पहला चरण होता है फेब्राइल फेज, दूसरा क्रिटिकल फेज, तीसरा रिकवरी फेज। फेब्राइल फेज जो है 2 से 7 दिन तक चलता है। इसमें तेज़ बुखार 104 तक या उसके ऊपर भी जा सकती है। साथ में काफ़ी सर दर्द, खासतौर पे आंखों के पीछे दर्द रहता है, बदन दर्द, जॉइंट्स में पेन, मसल्स में पेन, मतली उल्टी का होना और रैश यानी कि जिल्द पे, स्किन पे चट्टों का आना, ये सब फेब्राइल फेज में देखा जाता है। इसमें वायरेमिया यानी वायरस का लोड जिस्म में बहुत ज़्यादा होता है और प्लेटलेट्स इसमें जो है ग्रेजुअली कम होना शुरू होते हैं ये फेब्राइल फेज में, और पेशेंट को डिहाइड्रेशन होता है बुखार की वजह से। तो ये फेब्राइल फेज हो गया। ज़्यादा करके 80% लोग ये फेज के बाद में रिकवरी पा लेते हैं। अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग जो है दूसरे फेज में, जिसे हम क्रिटिकल फेज कहेंगे, लैंड करते हैं, जो 1 से 2 दिन तक चलता है। ये क्रिटिकल फेज थोड़ा सा सीरियस फेज होता है, पेशेंट को आईसीयू हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। इसमें बेसिकली होता क्या है कि ये इन्फेक्शन की वजह से कुछ बोन मैरो में प्लेटलेट्स का प्रोडक्शन कम होने की वजह से प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं और ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है मुंह के ज़रिए, लैट्रिन के ज़रिए, नाक में से वगैरह। और जो खून की बारीक बारीक रगें हैं उसमें से प्लाज्मा लीक आउट करता है, लीक होता है शरीर में। उसकी वजह से पानी जमा होना शुरू होता है लंग्स के अतराफ, फेफड़ों के अतराफ। काफ़ी प्रोटीन और पानी खून में से निकलने की वजह से ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, और ब्लड प्रेशर कम होने की वजह से जिसे हम डेंगू शॉक सिंड्रोम कहते हैं, डेंगू शॉक सिंड्रोम, तो इसमें पेशेंट चला जाता है। और ये थोड़ी सी नाजुक गंभीर समस्या है। किडनी पे, लिवर पे, हार्ट पे, ब्रेन पे, सब तरफ इसका असर हो सकता है। इसमें इस फेज में ये प्लेटलेट्स जो है और कम हो जाते हैं, और हेमाटोक्रिट खून में का प्लाज्मा लीकेज की वजह से बढ़ जाता है, हीमो कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है, और एंटीबॉडीज IgG, IgM प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं, जबकि टेम्परेचर कम हो जाता है इस फेज में, क्रिटिकल फेज में। इसके बाद में जो फेज आता है वो रिकवरी फेज आता है। फॉर्चुनेटली जो लोग जो इस तीसरे फेज में जाते हैं, इनमें जो है ड्रामेटिक स्ट्राइकिंग इम्प्रूवमेंट देखा जाता है, बुखार कम हो जाता है, पेशेंट को एक अच्छा गुड फील करता है पेशेंट, भूख में उसके इजाफा होता है, साथ में उसको जो थोड़ा सा खुजली की शिकायत वगैरह चट्टों में हो सकती है, और ये
हार्ट रेट किसी किसी का कम होता है ये फेज में, कुछ केमिकल्स के रिलीज होने की वजह से, और प्लेटलेट्स बढ़ना शुरू होते हैं इस रिकवरी फेज में। ये आमतौर पे 2 से 3 दिन तक चलता है। तो टोटल हम स्पेक्ट्रम को जब देखते हैं क्लिनिकल फीचर्स के लक्षणों को डेंगू के, तो उसको ब्रॉडली जैसे कि मैंने 3 फेजेस में बताया, फेब्राइल, क्रिटिकल और रिकवरी फेज। तो ये सब इसके लक्षण हैं। इसमें जो फेब्राइल फेज होता है वही काफ़ी तकलीफदा होता है, जो आमतौर पे 80% लोगों में होता है। शदीद दर्द, तेज़ बुखार, इतना दर्द होता है कि इस बीमारी को ब्रेकिंग बोन डिजीज़ भी कहते हैं। ऐसा लगता है जैसे हड्डियाँ टूट रही हैं, उतना सीवियर बदन दर्द देता है। तो ये सब इसकी अलामतें हैं डेंगू की। ये डेंगू वायरस जब शरीर या जिस्म में दाखिल या जाता है तो उसके ये डेंगू वायरस शरीर या जिस्म में दाखिल होने के बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स करता है, यानी इस बीमारी का मैकेनिज्म क्या है? जैसा मैंने बताया कि ये वेक्टर बॉर्न यानी मच्छर के जरिए ये वायरस, अर्बो वायरस, डेंगू वायरस बॉडी में दाखिल होता है। जब ये बॉडी में दाखिल होता है तो सबसे पहले ये WBC यानी सफ़ेद जरासीम को अटैक करता है, उसमें दाखिल हो जाता है, उसका DNA छोड़ देता है, और WBC के अंदर वायरल मल्टीप्लिकेशंस होना चालू होते हैं और मल्टीपल कॉपीज़ उसके प्रोड्यूस होते हैं। और जहाँ जहाँ पर भी ये WBC जाते हैं वहाँ पर इसकी शेडिंग होती है, यानी कि एक वायरेमिया पूरे जिस्म में वायरसेस दाखिल हो जाते हैं। बोन मैरो पर भी इसका असर होता है, बोन मैरो से प्लेटलेट का प्रोडक्शन कम हो जाता है, और इन रिस्पॉन्स टू ये इन्फेक्शन के WBC पे जब इसका वायरस जब DNA दाखिल हो जाता है तो WBC इसको एज ए सिग्नलिंग कुछ साइटोकाइंस और इंटरफेरॉन्स रिलीज करते हैं। ये साइटोकाइंस और इंटरफेरॉन्स जो खून की जो रगें रहती है उसमें ढीलापन या डायलेटेशन पैदा करते हैं और प्लाज्मा को लीक आउट कर देते हैं। उसकी वजह से ब्लड प्रेशर में ड्रॉप होता है, सूजन आती है, लंग्स और क्या तरफ पानी, पेट में पानी भरता है, डेंगू शॉक सिंड्रोम वगैरह हो सकता है। तो बेसिकली ये मैकेनिज्म है, प्लेटलेट का कम होना, कैपिलरी लीकेज और साइटोकाइन स्टॉर्म जिसे कि हम कहेंगे बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन, ये इसका मैकेनिज्म है। इस बीमारी का निदान या इसके डायग्नोसिस कैसे करते हैं, यानी हमें कैसे पता चलेगा कि हमें डेंगू हुआ है? सब में पहले तो इसमें 3-4 चीज़ें हैं। एक क्लिनिकली जब पेशेंट को जब हमसे बातचीत करते हैं, जब वो हिस्ट्री देता है, उसके हिस्ट्री पर से पता चल जाता है। मतलब बुखार के साथ में अगर ये कोई 2 चीज़ें हों, अगर मैं जो बताने जा रहा हूँ 4-5 चीज़ों में से बुखार के साथ में, तो उसको हम डेंगू को रहित कर सकते हैं क्लिनिकल बेसिस पे। बुखार के साथ में कंपलसरी, बुखार के साथ में सीवियर दर्द का होना, WBC और प्लेटलेट्स का कम होना, और वॉमिटिंग्स, उल्टी का होना, और टॉर्निकेट टेस्ट पॉजिटिव होना। ये टॉर्निकेट टेस्ट क्या है कि इसमें जो है ब्लड प्रेशर कफ 5 मिनट के लिए इन्फ्लेट करके बांधा जाता है और 5 मिनट के बाद रिलीज करने पर कुछ स्पॉट्स या रैशेस स्किन पर आते हैं क्या, वो देखे जाते हैं। अगर वो 10 से 20 पर इंच से ज़्यादा हो तो वो पॉजिटिव टॉर्निकेट टेस्ट माना जाता है। इसमें से अगर ये पॉजिटिव आता है, या वार्निंग साइंस है कुछ डेंगू के, जैसे कि ज़्यादा बढ़ा हुआ पेट के दर्द में, उल्टियों का कंटिन्यूस होना, लीवर पे सूजन आना, ब्लीडिंग का होना, हेमाटोक्रिट का चढ़ना, कमज़ोरी, डलनेस आना, पानी का भरना, इसमें से अगर कुछ भी अलामतें बुखार के साथ मिलती है तो क्लिनिकली डेंगू समझा जा सकता है। दूसरा है इसका लेबोरेटरी से भी, इन्वेस्टिगेशन से भी इसकी डायग्नोसिस कर सकते हैं, जैसे कि खून में WBC का कम होना, प्लेटलेट्स का कम होना, हेमाटोक्रिट का बढ़ना, एल्ब्यूमिन का कम होना, और कुछ स्पेसिफिक टेस्ट हैं जैसे DNA PCR टेस्ट, जिसमें पता स्पेसिफिक हाईली सेंसिटिव टेस्ट है। फिर कॉमनली किए जाने वाला NS1 एंटीजन टेस्ट जो डेंगू के लिए करते हैं, IgG IgM एंटीबॉडी टेस्ट और वायरल कल्चर टेस्ट वगैरह।
तो ये सारे टेस्ट हैं हेमाटोलॉजिकल। और तीसरा है रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, जैसे कि सोनोग्राफी पर ये पता चलेगा कि असाइटिस यानी पेट में पानी है या नहीं, लंग्स के अतराफ में पानी है क्या नहीं, ये भी सोनोग्राफी और एक्सरे के जरिए मालूम हो सकता है। तो इसके ज़रिए हम डायग्नोसिस कर सकते हैं कि किसी इंसान को डेंगू है या नहीं। इस इन्फेक्शन के कुछ टाइप्स होते हैं क्या? जब इसके वैरायटीज़ या टाइप्स की जब हम बात करते हैं तो इसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने सिर्फ इसमें दो स्टेजेस में या दो टाइप्स में डिवाइड किया है। एक तो सिंपल अनकॉम्प्लिकेटेड वैरायटी जो कि आमतौर पे 80 to 95% लोगों में पाई जाती है, और दूसरा है कॉम्प्लिकेटेड सीवियर वैरायटी 5% लोगों में पाई जाती है। इसमें डेंगू हेमरेजिक फीवर, डेंगू शॉक सिंड्रोम, ये सब आते हैं। तो बेसिकली इसके 2 टाइप्स है, अनकॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लिकेटेड। अगर वक्त पर इसका इलाज ना किया जाए तो जी, तो इसके कॉम्प्लिकेशन या पेचीदगियां पेशेंट में हाँ होती है। अगर इसके वक्त पे अगर इलाज न किया जाए तो काफ़ी सारे पेचीदगियाँ इसकी वजह से हो सकती हैं। एक तो मैंने जैसे बताया कि ब्लीडिंग प्लेटलेट्स लो होने की वजह से डेंगू हेमोरेजिक सिंड्रोम जिसे कहते हैं, नाक के ज़रिए, लैट्रिन के ज़रिए या पेशाब के ज़रिए मुंह में से खून का बहना, ये हो सकता है। दूसरा लीकेज सिंड्रोम यानी कि कैपिलरीज में से प्लाज्मा ऊज आउट करने की वजह से डेंगू हेमोरेजिक शॉक सिंड्रोम हो सकता है। उसी तरह जो ब्लड प्रेशर इस पर जब लो हो जाता है तो ये किडनी, हार्ट, लिवर, ब्रेन सबको मुतासर कर सकता है, जिसे हम मल्टी ऑर्गन फेलियर कह सकते हैं, सेप्सिस कह सकते हैं। तो ये सब कॉम्प्लिकेशंस हैं अगर इसका वक्त पर इलाज नहीं किया जाए तो। किन पेशेंट में ये बीमारी ज़्यादा घातक या डेंजर साबित हो सकती है? आमतौर पे ये देखा गया है कि ये बीमारी कम एज के छोटे बच्चों में, लेडीज़ खासतौर में लड़कियों में, तंदुरुस्त हेल्दी जिनका वेट थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ऐसे लोगों में ये ज़्यादा इसका प्रिवेलेंस देखा गया है। उसी तरह से एकदम से ज़ईफ़ या उम्र रसीदा ओल्ड एज लोगों में, जिनमें डायबिटीज़ हो, अस्थमा हो, उनमें भी इसका प्रमाण आम पब्लिक के बनिस्बत ज़्यादा है। ये बेसिकली ये छोटे बच्चों में और एकदम से ज़्यादा उम्र के लोगों में देखा जाए, बट ऐसा फिक्स नहीं है। मतलब ये मिडिल एज में भी हो सकता है, बट ज़्यादा ये क्रिटिकल जो होता है ये बच्चों में होता है, खासतौर पर छोटे बच्चों में। इस बीमारी जैसी अलामतें या लक्षण रखने वाली और कौन सी दूसरी बीमारियां होती है, यानी इसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस की बात करेंगे जब इसके हम अलामतें या इसके जैसी बीमारियां रखने वाली और कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, तो सब में पहले हमारे जहन में आना चाहिए, माइंड में आना चाहिए मलेरिया जो कि बहुत कॉमन है हमारे इसमें, हमारे मुल्क में। बाद में जो है लेप्टोस्पायरोसिस जो चूहों के ज़रिए से फैलता है वो है। फिर वायरल हेपेटाइटिस है, येलो फीवर है, इवन टाइफाइड भी कुछ हद तक। और आजकल जो कोविड का जो पैंडेमिक चल रहा है ऑल ओवर ग्लोब, तो उससे भी ये थोड़ा सा मैच करता है इसका इनिशियल फेस, फेब्राइल फेस। ये सब डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आते हैं इसके साथ में, इसके साथ जो सिमिलैरिटी रखते हैं। अब जरा व्यूअर्स को ये बताइए कि डेंगू का इलाज क्या है? देखिए, सब में पहले तो मैं ये बता दूं कि डेंगू के लिए कोई पर्टिकुलर ऐसी कोई दवा या कोई मेडिसिन नहीं है। ये बॉडी की इम्यूनिटी से ही सेल्फ लिमिटिंग डिसीज़ है। 80% लोगों में ये खुद ही ठीक हो जाता है। सिर्फ उसको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है, जैसे कि बुखार आने पर पैरासिटामोल, और मुंह से लिक्विड ग़िज़ा या पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करने के लिए कहा जाता है। माइल्ड केसेस में जो लोगों को जो मुंह से वॉमिटिंग्स वगैरह रहते हैं, जो मुंह से नहीं ले सकते, वीक लोगों में,
IV फ्लूइड्स वगैरह सजेस्ट करते हैं। और प्लेटलेट्स कम होने की वजह से अगर ब्लीडिंग वगैरह होती है तो प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन या ब्लड ट्रांसफ्यूजन वगैरह एडवाइस किया जाता है इसके इलाज में। पेशेंट को बदकिस्मती से अगर पेशेंट को डेंगू शॉक सिंड्रोम या डेंगू हेमोरेजिक फीवर की वजह से सेप्टिसीमिया वगैरह होता है तो उसे ICCU में शिफ्ट करके उसका एग्रेसिवली इलाज करना पड़ता है, लेकिन FFP फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा वगैरह देना पड़ता है। कुछ पेशेंट्स को ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की भी ज़रूरत पड़ सकती है और सपोर्ट सिस्टम पर भी कुछ पेशेंट्स को रखना पड़ सकता है। बट आमतौर पे काफ़ी कम लोगों में इसकी ज़रूरत पड़ती है। 80% में ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ होती है। इसके लिए पर्टिकुलर स्पेसिफिक कोई ऐसी दवाई आज तक नहीं है। एंटीवायरल ड्रग्स अगेंस्ट अर्बो वायरस अभी रिसर्च चालू है, होप सुन के वो जल्दी आ जाएंगे। क्या इस बीमारी में प्रतिबंधात्मक यानी एहतियाती कुछ उपाय या इसके कुछ स्टेप्स है? एक्चुअली बेसिकली बहुत ज़्यादा रोल है एहतियाती तदाबीर, प्रिकॉशन या प्रतिबंधात्मक उपाय करने का। जैसे कि बेसिकली हमारे पास एंटीवायरल ड्रग तो है नहीं, तो हमको मॉस्किटोज को, मच्छरों को कंट्रोल करना पड़ेगा। मच्छरों को जहाँ पर भी ये जो मच्छर होते हैं एडिस एजिप्टी, डेंगू के मच्छर, जो ये छोटे छोटे जो ओपन वाटर कलेक्शंस होते हैं जैसे कि पॉन्ड्स हो गया या गमले या ऊपर रखी हुई चीज़ें जो यूज़ में नहीं आती, जैसे ओल्ड कूलर वगैरह या टायर वगैरह के अंदर जो पानी जमा होता है उस पर ये अंडे देती है इसकी मादा मच्छर। तो वो सोर्सेस को हमको हटाना होगा, उसका हैबिटेट को उसको हटाना होगा, मच्छर का प्रभाव कम करना पड़ेगा ताकि वो उससे ज़्यादा उसकी पैदाइश ना हो, ज़्यादा नशोनुमा ना पाए। इसके साथ में कुछ इंसेक्टिसाइड्स का भी स्प्रे वगैरह कर सकते हैं, जैसे कि पायरीथ्राइड है, ऑर्गेनोफॉस्फेट है, बट लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं कुछ, इसलिए उसको ज़्यादा प्रमोट नहीं किया जाता। तीसरा है कि पब्लिक अपना खुद मच्छर के काटने से बचाव के प्रिकॉशंस ले सकती है, जैसे कि फुल स्लीव्स या फुल कपड़े पहनना, फैंस का यूज़ करना या मॉस्किटो रिपेलेंट यूज़ करना, मॉस्किटो नेट यूज़ करना, यानी कि उसके बाइट से बचना है। और पहले जैसे मैंने बताया मच्छरों के बढ़ावा जहाँ पर मिलता है उसको रोकना है। इसके बाद में तीसरा है वैक्सीनेशन, यानी लस जिसे हम बोलते हैं वैक्सीन, टीका, इसका ईजाद इसका हो चुका है बट उतना सक्सेसफुल नहीं है। ये कुछ लोगों में इसका फ़ायदा देखा गया है। ये 2016 में इसको परमिशन दी गई यूज़ करने की, और ये इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड साइड में इसका इस्तेमाल ज़्यादा है, तो इससे भी फ़ायदा देखा गया। बट इसके थोड़े ड्रॉबैक्स भी हैं। अगर ये प्रीवियसली नॉन इन्फेक्टेड पेशेंट को अगर दे दे तो अगर उसको इन्फेक्शन होता है तो थोड़ा सा ज़्यादा सीरियस रूप ले सकता है। इसलिए इसका यूज़ सिर्फ उन्हीं में करते हैं जिनको पहले डेंगू का इन्फेक्शन हो चुका है, उन्हें दोबारा अगर इन्फेक्शन ना हो इसलिए इसको यूज़ करते हैं। क्योंकि डेंगू के पेशेंट में एक बार अगर एक टाइप से अगर इन्फेक्शन होता है डेंगू के, तो दूसरी बार जब दूसरे स्ट्रेन से अगर इन्फेक्शन होता है तो ज़्यादा घातक कॉम्प्लिकेटेड रहता है। इसलिए उन लोगों में, और जहाँ पर ये बीमारी का प्रमाण बहुत ज़्यादा है, तो 9 साल तक ये वैक्सीन दिया जाता है। ये सैनोफी फार्मास्यूटिकल कंपनी डेंगवैक्सिया नाम से वैक्सीन बनाती है जो मार्केट में दस्तयाब है, अवेलेबल है। तो ये सब प्रतिबंधात्मक प्रिकॉशनरी मेजर्स मैंने बताया जो डेंगू में लिए जा सकते हैं। डेंगू की फ्रीक्वेंसी, तादाद, वारंवारता हर साल कितनी है? जब इसकी हम एपिडेमियोलॉजी, इसकी फ्रीक्वेंसी स्टैटिस्टिक्स में जब जाकर देखेंगे तो जैसे मैंने बताया कि ये आलमी समस्या है। इससे तकरीबन 39 करोड़ लोग इन्फेक्ट होते हैं हर साल, यानी 390 मिलियन, इट कम्स टू अराउंड 39 करोड़। ये पर ईयर इतने इन्फेक्शन डेंगू से होते हैं, इतनी फ्रीक्वेंसी है इसकी ऑन एन एवरेज। हर साल इस बीमारी से दुनिया भर में कितने लोगों की मौत होती है?
ऑन एन एवरेज ऐसा फिक्स तो नहीं रहता, बट अराउंड 40 to 50,000 पर ईयर डेथ इसकी वजह से होते हैं, ऐसा WHO ने रिपोर्ट में कहा है। 40 से 50,000 के दरमियान पर ईयर इससे मौतें होती हैं डेंगू से। अब आखिर में जरा एंटी डेंगू डे के बारे में रोशनी डालें। WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एंटी डेंगू डे मनाने का फैसला लिया। ये जो डेज जो भी मनाते हैं, जैसे हाइपरटेंशन डे, वर्ल्ड डायबिटीज़ डे, बेसिकली उसी तरह से ही एंटी डेंगू डे है। ये हर साल 15 जून को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत जकार्ता इंडोनेशिया में 2011 में हुई। हर साल इसके इन्फेक्शस डिजीज़ की कॉन्फ्रेंस में ये हेल्ड करते हैं ये कंट्रीज़, और वहाँ पर इसके बारे में, ईजाद के बारे में और इसकी समस्या के बारे में डिस्कशन होता है। और एंटी डेंगू डे मनाने का मेन मकसद है कि पब्लिक में इसका अवेयरनेस बढ़ाया जाए ताकि इससे बचाव कर सके, और एक आज़्म या एक पक्का एक कमिटमेंट किया जा सके कि इसको कैसे हटाड़े, बीमारी को कैसे हैंडल करें। तो ये इसके गोल या मकसद है एंटी डेंगू डे की, जो 15 जून को हर साल मनाया जाता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, धन्यवाद डेंगू की डिटेल में जानकारी हमारे व्यूअर्स को देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। यही सब चीज़ें मैं बताना चाहता था, क्योंकि अभी पीरियड रेनी सीज़न हमारे मुल्क में चल रहा है, और इस जुलाई से लेकर सितंबर तक ये डेंगू के काफ़ी केसेस बढ़ जाते हैं। तो मैं व्यूअर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को अगर पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि लोग इससे लाभ ले सकें, फ़ायदा ले सकें। और उसको, हमारा यूट्यूब चैनल को अगर आपको पसंद आया तो उसे सब्सक्राइब करें। इस पर हेल्थ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम दी जाएगी। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।